नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक पर। यह क्लास 12th की एनसीईआरटी का यूनिट 3 है। इसमें हमें दो अलग अलग तरीके के सेल्स के बारे में बात करें। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। यह लेक्चर मेरी बुक्स पर आधारित है। मेरी किताब है जिसका नाम है केमिस्ट्री लाइव। अगर आप उसकी मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो एनसीईआरटी का बेस्ट एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर देने की कोशिश की है। तो चलते हैं, बात करते हैं इस टॉपिक पर, जहां पर हमें इंट्रोडक्शन से अपनी बात को शुरू करना है। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बनने में मदद किया, और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गए तो उसकी मदद से हमारे सिविलाइजेशन में कितना इंप्रूवमेंट आया। इस चीज को कुछ ऐसे समझना है जो हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। अब आप सोच रहे होंगे मैं बायोलॉजी को केमिस्ट्री से कैसे जोड़ रहा हूं। बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। आप जब बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में भी एक बैटरी, एक सेल काम कर रहा होता है। वो सेल नहीं जो जिसे हम सेल कहते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मैं उसके लेवल पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपल आपको समझाना चाहता हूं, सेल के भीतर भी एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी का जो प्रोसेस है वो इसलिए जरूरी होता है ताकि हम अपनी बॉडी में बहुत सारे इम्पॉसिबल फंक्शंस को पॉसिबल बना सकें। इस बात को समझिए। एक्चुअल में क्या होता है, जो भी हम फूड लेते हैं उस फूड से हम एनर्जी बनाते हैं। उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम कहां पर करते हैं? बहुत सारे इम्पॉसिबल फंक्शंस में। जैसे अपने आप से तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में डिसॉल्व नहीं हो सकता ना। उस इम्पॉसिबल से फंक्शन को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। उसके लिए हम खाना खाते हैं। खाना खाने से एटीपी की एनर्जी बनती है। वो एटीपी की एनर्जी उस जबरदस्ती सांस को हमारे भीतर लेने की कोशिश करने में मदद करती है। अगर वो ना हो, कोई डेड हो जाए तो फंक्शन नहीं हो पाता है। इसी तरीके से जिस सेल या बैटरी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं वहां पर हम एनर्जी के प्रोडक्शन के बारे में बात। जब एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी तो उसकी मदद से बहुत सारे इम्पॉसिबल फंक्शंस को पॉसिबल किया जाना इस दुनिया में संभव हो सका है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन में, और यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के भीतर कौन से फैक्ट्स हमें जानने जरूरी हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि कुछ स्पॉन्टेनियस ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारे केमिस्ट्री में, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, कुछ ऐसे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के भीतर जिनसे एनर्जी रिलीज होती है। जिस एनर्जी का इस्तेमाल करके अगर हम चाहें तो हम बहुत सारे इम्पॉसिबल फंक्शंस को पॉसिबल बना सकते हैं। तो उस एनर्जी का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में कर सकते हैं। और यही बेसिक फैक्ट्स हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले सेल, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या बैटरी कहते हैं, उसका कोर कॉन्सेप्ट होता है। जैसे जब हम खाना खाते हैं, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल लिया, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी के प्रोडक्शन का हम इस्तेमाल कहां कर सकते हैं? उस एनर्जी के प्रोडक्शन का हम इस्तेमाल, मैंने आपको बताया ना, रेस्पिरेशन में कर सकते हैं, वॉकिंग में, मूवमेंट में कर सकते हैं। वैसे ही यहां पर अगर आप स्लाइड में देखें तो कुछ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से रिलीज होने वाली एनर्जी का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में कर सकते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बहुत सारे इम्पॉसिबल फंक्शंस को पॉसिबल कर पाना पॉसिबल हो सका। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के भीतर का कॉन्सेप्ट यह माना गया। अब इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एनर्जी का इस्तेमाल करके एक दूसरी सेल चलाई जाती है, जिसको हम इस यूनिट के सेकेंड हाफ में पढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या है, ये पूरा का पूरा जो यूनिट आप पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले आप पढ़ते हैं एक मिनिमम फंक्शनिंग सेल कैसे काम करेगी। मतलब ये कि अगर आपको कह दिया जाए, आज एक साइंस के स्टूडेंट के मन में अगर एक इंटरेस्ट पैदा किया जाए और मैं आपसे कहूं कि अगर आपको एक बैटरी बनानी है, एक ऐसा सेल बनाना है, एक ऐसी डिवाइस बनानी है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, तो आपके मन में कौन कौन से मिनिमम बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए, आपके दिमाग में कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, उस चीज को कैसे आप हैंडल करेंगे, यही चीज आपको फर्स्ट हाफ में पढ़ना है। और जब आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सीख लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या बैटरी के भीतर, जब आपने एनर्जी को प्रोड्यूस करना सीख लिया, तो फिर आप सेकेंड हाफ में उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे उसके बारे में पढ़े। तो जो भी आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे ना, कई बार मोबाइल आपको दिखाया जा रहा होगा, कई बार आपको इलेक्ट्रिकल कार्स के बारे में दिखाया जा रहा होगा। उसके पीछे मकसद यह है कि आज से कुछ साल पहले, कुछ 120 ईयर्स पहले तक कुछ भी दुनिया के बारे में ऐसी नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो जो बेसिक बैटरी का मॉडल आया उसी ने आज हमारी घड़ियों को चलाना पॉसिबल कर दिया, आज हमारे मोबाइल को चलाना पॉसिबल कर दिया, आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाना हमारे लिए पॉसिबल हो सका है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो? ऐसा उस 150 ईयर्स के पहले जो साइंटिस्ट की सोच थी उसकी वजह से पॉसिबल हो सका। तो मैं पहले हाफ में जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, उस एनर्जी की प्रोसेस का बेसिक जनरेशन कैसे होता है, कैसे कोई बैटरी बनती है, उसके बारे में बात करूंगा, और वो कैसे यूटिलाइज किया जाना चाहिए, कैसे उसे हैंडल करेंगे। जैसे एनर्जी आपको मिल गई तो उसका यूटिलाइजेशन भी तो जरूरी है। अगर आप यूटिलाइजेशन सही से नहीं कर पाएंगे तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो
सेकेंड हाफ में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। तो काइंडली आप मेरी अगर किताब खरीद लेंगे तो ये सारे इमेजेस जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है वो सारी चीजें आपको मेरी किताब में मिल जाएंगी, वो काफी आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो चलते हैं, पहले आउटलाइन बनाने की कोशिश करते हैं सेकेंड हाफ में हमारा टारगेट क्या होगा। स्लाइड पर आप देखें और यहां पर हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एनर्जी का इस्तेमाल हम करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सेकेंड हाफ में यही होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के भीतर प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उसकी मदद से कुछ इम्पॉसिबल रिएक्शंस को आसानी से करते हुए हम पाएंगे और इस तरीके से हम नॉन स्पॉन्टेनियस बहुत सारे सेल्स के भीतर होने वाले रिएक्शंस को पॉसिबल कर पाते हैं। वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? वो पॉसिबल हो पाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और उसके लिए मदद कौन करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस तरीके से जो फर्स्ट हाफ में मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझ सकें, इस पूरे यूनिट में आपको डिस्कस करना है दो चीजों को ही। एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दूसरा एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। कैसे प्रोड्यूस होगा, कैसे वोल्टा, गैल्वेनिक, फैराडे, इन सभी का कंट्रीब्यूशन रहा है, उन सारी चीजों के बारे में हम यहां पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में जो साइंस है, साइंस के भीतर आप किसी भी चीज को अलग नहीं कर सकते हैं। जो चीज फिजिक्स में होती है वो केमिस्ट्री से जुड़ी होती है, जो केमिस्ट्री से जुड़ी होती है वो हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन से लिंक्ड हो जाती है। तो मैंने आपको बताया ना, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, जो इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं वो यहां केमिस्ट्री में आपको देखने, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ेंगे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां पर आपको देख। पूरी की पूरी साइंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हिस्टोरिकली अलग अलग डिवीजन में काम हो रहा होता है और उन सारी चीजों को जब असेंबल्ड कर दिया जाता है तो पूरी पूरी एक कोर नॉलेज हमारे सामने आती है। इस बात की शुरुआत कब हुई थी? 100 इयर्स से पहले हुआ था, जिसमें कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने काम किया था। उन सभी लोगों की कोशिश का नतीजा यह हुआ कि हमने एनर्जी का एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए देखा, और उसी की देन है कि आज दिल्ली जैसे शहरों में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये उस समय कोशिश ना की गई होती तो क्या आप दिल्ली जैसे शहरों में इस तरीके के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में कल्पना कर सकते थे? बहुत ही सस्ती, लगभग 1 लाख या उससे भी कम रुपयों में इस तरीके के बैटरी रिक्शा आ गए आज के डेट में। कुछ सालों में आपको पता है बहुत सारे कार आ जाएंगे हमारे सोसाइटी में। बहुत सारा जो फ्यूल के कंजम्पशन की जो एक समस्या है और जो ग्रीन वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत हद तक हमारे लिए पॉसिबल हो सकेगा। दुनिया में जो फ्यूल का कंजम्पशन है उसका जो नए नए तरीके हो सकते हैं उसके लेवल पर एक बहुत बड़ी सफलता इसीलिए मिल सकी है क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाने पर उसको कैसे और ज्यादा मॉडिफाई किया जा सके उसके लेवल पर सोचने की कोशिश। आप समझ रहे ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उस एनर्जी का इस्तेमाल कुछ भी कर लीजिए, आप ये घड़ी चला लीजिए, आप मोबाइल चला लीजिए, आप इस तरीके के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चला लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, कार चला लीजिए। तो इस तरीके की एक एनर्जी का इस्तेमाल हमने रिसेंट एडवांसमेंट के रूप में देखा। दिल्ली जैसे शहरों में बैटरी ऑटो रिक्शा जो चल रहे हैं या बहुत सारे शहरों में, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के भीतर जो एनर्जी होती है उसी का इस्तेमाल करने की वजह से हो सके। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये हमारे दो टारगेट होंगे। शुरुआती दौर में इस तरीके की बैटरी या इस तरीके के सेल जो खुद से एनर्जी जनरेट करें और उस एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकें, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें गैल्वेनी, वोल्टा जैसे साइंटिस्ट का योगदान रहा। इसीलिए आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम को आप अगर देखेंगे तो यहां पर पाएंगे कि यहां पर इसके नाम कई सारे आपको मिल जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसके अलावा जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं उसके इंटरकन्वर्जन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसके बारे में आपको बता रहा हूं वहां पर, और जो गैल्वेनिक सेल हैं, वोल्टाइक सेल हैं, उनके बारे में भी आपको देखना होगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ओवरव्यू है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हम यहां पर आपके साथ जो स्टार्टिंग का हाफ सेक्शन होगा उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या सिंपल बैटरी की बात करेंगे। तो उसके बारे में हिस्टोरिकली कैसे सोचा जा सका उसके लेवल पर अभी हम डिस्कस करने की कोशिश करें। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी कैसे साइंटिस्ट के दिमाग में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पहले आइडिया आया, चलते हैं उस हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है गैल्वेनी और वोल्टा के ऑब्जर्वेशन से। उन्होंने सोचा क्या, इस चीज को एक बार हम ड्रॉ करके देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम एक इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में उस समय गैल्वेनी, वोल्टा जैसे साइंटिस्ट लोगों ने देखा था, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन देखा था कि अगर किसी वेसल के भीतर, उन्होंने एक पहला ऑब्जर्वेशन देखा, किसी वेसल के भीतर जिंक की रॉड डाल दी जाए। जिंक की रॉड कहां डाल दी जाए? एक वेसल के भीतर। ये जिंक की रॉड है। उनका पहला ऑब्जर्वेशन इसी बात पर आधारित था। जिंक की रॉड थी और वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप की गई थी। वो कहां पर डिप किया गया था? वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया था। उन्होंने देखा, एक बड़ा ऑब्जर्वेशन उस समय देखा। उनके अनुसार यहां पर जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था जिसका कलर ब्लूइश कलर था, अभी मैं इस चीज को दिखाने की कोशिश करूंगा। सॉल्यूशन का कलर जो
जो प्राइमरली जो कलर था कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन वो ब्लू कलर के थे, उन्होंने थोड़ी देर बाद एक ऑब्जर्वेशन देखना शुरू किया कि जिंक की रॉड धीरे धीरे गलना शुरू कर रही है। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर ये जिंक की रॉड अब धीरे धीरे गलना शुरू कर रही है और यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है वो कम हो रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये देखा जो सोल्यूशन के भीतर कॉपर सल्फेट थे उनके कलर अब डाइल्यूट होना शुरू हो गए हैं। बात समझें, दो चीजें उन्होंने देखा। उन्होंने क्या देखा? पहला तो ये कि जिंक की रॉड अब डिसॉल्व हो रही थी। उन्होंने देखा, पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये किया, जिंक की रॉड क्या हो रही थी? डिसॉल्व हो रही थी। और दूसरा उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा था। इस बात का मतलब क्या हुआ और इसको क्या क्या उन्होंने कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, इस चीज का महत्व आप यहां से देख सकते हैं कि उन्होंने इतनी घटना के भीतर एनर्जी के प्रोडक्शन को देखा था। इस घटना के दौरान उन्होंने क्या देखा था? एनर्जी के प्रोडक्शन को। आप देखेंगे यहां पर उनका ऑब्जर्वेशन था कि जब ये घटना हो रही थी तो बॉटम पर उन्होंने देखा कि ये बॉटम पर जो कॉपर है वो जाकर के डिपॉजिट हो रहा है। यहां बॉटम पर कॉपर जाकर के डिपॉजिट होते जा रहे हैं और इस पूरी घटना के दौरान यहां पर हीट की एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हीट एनर्जी का रिलीज होना उनके लिए बड़ा स्ट्राइकिंग था, क्योंकि किसी भी जगह पर चाहे एटॉमिक एनर्जी हो, चाहे यहां पर एक छोटे से ऑब्जर्वेशन के दौरान ही अगर हमने हीट एनर्जी के प्रोडक्शन को देखा तो एक दिमाग में बात आई, क्या हम इस तरीके की एनर्जी का इस्तेमाल किसी बेहतर काम के लिए कर सकते हैं? जैसे शुरुआती दौर में आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में कोशिश की गई थी तो उस समय देखा गया था कि एटम बम बनाने में ही एटॉमिक एनर्जी के लेवल पर सोचा गया, लेकिन जैसे जैसे हमारे कॉन्सेप्ट बदले तो हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि उस एनर्जी का इस्तेमाल क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन को बेहतर करने में कर सकते हैं और इसी वजह से बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स बने, उसको एटॉमिक एनर्जी की मदद से चलाने की कोशिश हुई। तो ये सारी चीजें हमारे एडवांसमेंट की वजह से हुआ। उसी तरीके से साइंटिस्ट ने यहां पर सोचा जो जिंक की रॉड यहां डिसॉल्व हो रही है, कॉपर जो डिस्प्लेस हो रहा है, इस ऑब्जर्वेशन में आप जो ड्रॉ करते हुए देख रहे हैं इसमें जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं? इस तरीके का उनके दिमाग में क्वेश्चन आया था। तो इसको यूटिलाइज करने के बारे में जब सोचा गया तो वहीं से हमारे सामने एक बैटरी की कल्पना आई। चलते हैं इस पूरे ऑब्जर्वेशन को देखने की कोशिश करते हैं। यह घटना कुछ इस तरीके से होती है जिसमें 3 स्टेप्स दिखाए गए हैं। यह इमेज हमारी किताब से ली गई है जिसमें जिंक एटम आयोनाइज होता है और वह जिंक आयन और अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। यह बात हमें समझ में आती है और यहाँ पर इसको हम होते हुए पॉइंट 1 में देखते हैं। तो यहाँ पर जो घटना हो रही है, ये पॉइंट 1 की जो इवेंट्स हो रही हैं इसको यहाँ पर देखा जा सकता है। इसमें पॉइंट 2 की जो इवेंट होती है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में होने वाले इवेंट्स को अगर देखा जाए तो जिंक एटम आयनाइज करता है, जिंक आयन और उसके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये पहली घटना होती है। दूसरी घटना क्या हुई? कॉपर आयन उस समय बॉटम पर जाकर के डिपॉजिट होने लगे। जब इसको ऑब्जर्व किया गया, इस घटना को ऑब्जर्व किया गया तो ये पता चला कि कॉपर आयन जिंक आयन से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसी वजह से वो बॉटम पर जाकर के प्रिसिपिटेट कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की पूरी इन घटनाओं में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। ये तीसरा ऑब्जर्वेशन था। इस तरीके से साइंटिस्ट के सामने 3 अलग अलग ऑब्जर्वेशन जो मिले, उन्होंने उनकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को बदलने में काफी मदद किया। उन्होंने देखा कि इस तरीके का जो इवेंट हो रहा है जिसमें जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, उस इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने एक्सेप्ट किया। कॉपर और जिंक के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, उस ट्रांसफर होने की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। मेरे कहने का मतलब क्या है, इस चीज को जब हम यहां पर एक बार ड्रॉ करके देखने की कोशिश करेंगे तो इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहां पर देखें, इस पूरे इवेंट को समराइज करके देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है कि जो जिंक की रॉड थी जिस पर जिंक एटम थे, वो एटम्स आयंस में बदले। किसमें बदले? आयंस में। और उनसे क्या रिलीज होता है? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को सोल्यूशन में जो डिसॉल्व रहने वाला कॉपर आयन है, वो कॉपर आयन उसे एक्सेप्ट करता है और उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके न्यूट्रलाइज होता है। कहने का क्या मतलब है, इस चीज को देखें। कॉपर आयन जो सोल्यूशन में था वह उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है जो जिंक एटम ने रिलीज किया है और खुद अब न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो एटॉमिक फॉर्म में आ जाता है, या फिर आप कह सकते हैं ये न्यूट्रलाइज होकर के यही प्रेसिपिटेट बनाता है। तो जो वेसल की बॉटम पर कॉपर का प्रेसिपिटेट बन रहा था वो इसी वजह से बन रहा था। चूंकि अब सोल्यूशन में कॉपर आयन नहीं रहेंगे, इस वजह से सोल्यूशन का कलर डाइल्यूट होना शुरू हो गया। ये चीज जो ऑब्जर्व की गई थी वो इसी वजह से ऑब्जर्व की गई थी। ये जो कॉपर आयन अब सोल्यूशन में
में नहीं रहेंगे, वो जब इस फॉर्म में चले गए तो सोल्यूशन का ब्लू कलर अब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस दौरान रॉड जो डिसॉल्व हो रही थी, उससे डिसॉल्व होने वाले जो जिंक आयन थे ये सोल्यूशन में जाने शुरू कर दिए थे। ये घटना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं, हम एज ए साइंटिस्ट अगर इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस पर फोकस करेंगे। तो यहां पर जो एज ए साइंटिस्ट हमारे लिए जरूरी चीज है वो ये है कि यहां जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, जिस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से हीट एनर्जी जनरेट हुई है, क्या हम उसे कुछ बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन बहुत करीब अपने आसपास में ही बहुत जल्दी से पहुंचता है और इसीलिए इस दौरान जो भी एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, ऐसा साइंटिस्ट को मिला। उनको ये ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन ये मिला कि जो जिंक है और जो कॉपर है ये बहुत पास पास में है और इसीलिए यहां से जो इवेंट हो रही हैं, इस इवेंट के दौरान जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो तुरंत कॉपर आयन के द्वारा एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। एनर्जी जो यहां पर रिलीज हो रही है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रही है। इस बात के कहने का मतलब क्या है, इस चीज को ऑब्जर्व करिए, साइंस के उस एसेंस को समझने की कोशिश करिए। मतलब था इस बात का मतलब ये था कि अगर हम जिंक और कॉपर के बीच में सेपरेशन कर दें, मेरी बात समझें, अगर जिंक और कॉपर के बीच में सेपरेशन कर दें, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा दें, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वह अब हीट के रूप में एनर्जी रिलीज नहीं होगी, उसको हम किसी और फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं जो आपसे कहना चाहता हूं? कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी तरीके से इन दोनों के बीच में सेपरेशन कर दें, यानी जो जिंक की रॉड जो ली गई है और जो कॉपर जो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कॉपर के आयंस, उनके बीच में अगर एक सेपरेशन तैयार कर दिया जाए तो जो एनर्जी रिलीज होगी अब वो हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज नहीं होगी, उसे आप बदल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। ऐसा साइंटिस्ट के सामने एक धीरे धीरे करके आइडिया आया, वो हीट एनर्जी को अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने की कोशिश कर सकते थे। फिर एक सवाल यह भी आता है, इस बात का यूटिलाइजेशन क्या है? तो एक बात समझिएगा, जिस समय कोई भी नई घटना हो रही हो उस समय लोग उसके ऊपर शक करते हैं। साइंस में जितने भी बड़े बड़े लोगों ने काम किए हैं उन लोगों को पूरी की पूरी जिंदगी लोगों की बेइज्जती झेलनी पड़ी, क्योंकि उनकी उस समय जो भी वो कर रहे थे उसे एक्सेप्ट करना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी घटना जिसको इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व किया गया, इस लेवल पर सोचने की कोशिश की गई, वो आज बदलते ये जो हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे हम मोबाइल की बैटरी बना लिए, उससे हम व्हीकल्स बना लिए, उससे हम स्पेस सैटेलाइट को प्रोपेल करने के लिए एनर्जी डेवलप कर लिए, उससे बहुत सारे काम हमने कर लिया। पूरी की पूरी दुनिया, यहां तक कि जिस मोबाइल जिस कैमरे से मैं आपके सामने बात करने की कोशिश कर रहा हूं उसमें भी यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कर रहा है। इस लेवल पर आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। तो चलते हैं स्लाइड पर, जो हमारी किताब में दिया गया उसके बारे में बात करते हैं और यहां पर उसी चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मॉडिफाई करके किस तरीके से डेवलप करने की कोशिश की गई। तो यहां पर हम उसी चीज को आपको एक बार ड्रॉ करने के दिखाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, हम यहां पर इस इमेज को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये इमेज किस तरीके से ड्रॉ होगा एक बार देखें। जिंक को जब धीरे धीरे करके बहुत सालों तक जब ये एक्सपेरिमेंट होता रहा तो एक बात समझ में आई और आप यहां पर स्लाइड में देखें तो जो ये मॉडिफिकेशन हुआ, इस मॉडिफिकेशन का जनरल टर्म क्या रहा उस चीज को आप देखने की कोशिश करें। इसमें किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग होती है उस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या किया गया, जिंक की रॉड को अब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखने की बजाय जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में रखी गई और इस तरीके से जिंक की रॉड जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। इसी तरीके से दूसरा जो काम किया गया उसमें कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखा गया। अब इतना बड़ा चेंजेस आप समझ सकते हैं, ये बड़ी घटनाएं रातों रात नहीं हुई होंगी। ये जो इस तरीके के इवेंट्स हुए होंगे इसमें साइंटिस्ट ने कितना दिमाग, कितनी कोशिश, कितनी मेहनत हुई होगी। तो जिंक की रॉड जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिसॉल्व की जाती है और अब देखा गया कि जो हीट एनर्जी जो जनरेट हो रही थी वो अब हीट एनर्जी जनरेट नहीं होगी। इस दौरान जो एनर्जी जनरेट होगी उससे हम इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में मदद पा जाएंगे और यहां पर देखा गया, एक घटना होते हुए देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स अब जिंक की रॉड से, इलेक्ट्रॉन्स जिंक
की रॉड से कॉपर के रॉड की ओर चलना शुरू करते हैं। इस चीज को देखने के लिए यहां पर अमीटर लगाया गया। आप जानते हैं ना, करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास अमीटर होता है। इसी तरीके से एक वोल्टेज भी हम मेजर कर सकते हैं। वोल्टेज और करंट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ये मेरा टॉपिक आज पढ़ाने का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप फिजिक्स के सर से इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 12th में आप जानते हैं ना, दो चीजों से हम समझ सकते हैं एनर्जी फ्लो कर सकती है। जैसे मैंने कहा, यहां इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी अगर फ्लो कर सकती है तो उसको देखने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम पोटेंशियल डिफरेंसेस की मदद से उसे देख सकते हैं, दूसरा हम करंट की मदद से देख सकते हैं। तो दोनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, बात समझे, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी करंट का फ्लो होगा। तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसे वोल्टामीटर की मदद से देखते हैं। जो वोल्टेज डिफरेंसेस को मेजर करता है उसे हम वोल्टामीटर की मदद से मेजर करते हैं। और जब वोल्टेज का डिफरेंसेस होते हैं तभी करंट का फ्लो पॉसिबल हो पाता है। तो इस तरीके से हम चाहे तो यहां पर वोल्टामीटर लगा सकते हैं या फिर अमीटर लगा सकते हैं। और इस दौरान हुआ क्या, करंट का फ्लो जिंक की रॉड से कॉपर की रॉड की ओर हुई। यानी जो घटना पहले आप देख रहे थे, यहां पर अगर आप देखें तो जो घटना आप यहां पर बहुत पास होते हुए देखे थे, यहां पर आप देखें जिस घटना को आपने बहुत करीब में होते हुए देखा, जिंक से जो इलेक्ट्रॉन था वो तुरंत ही कॉपर को ट्रांसफर हुआ था। याद है आपको, तुरंत ही कॉपर को ट्रांसफर हुआ था। लेकिन अब हमने डिवाइस में चेंजेस लाया और इस वजह से हीट एनर्जी को अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो तो रहा है, लेकिन वो चलने में उसको जो एक दूरी तय करना पड़ रहा है, इसलिए हीट एनर्जी के फॉर्म में अब वो नहीं मिलेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में मिलेगा। इतना ही नहीं, बाद में चल करके इसमें और मॉडिफिकेशन होते हैं। घटनाएं जैसे जैसे समय के साथ बदलती जाती हैं, यहां पर एक सॉल्ट ब्रिज जोड़ा जाता है। आप पढ़ेंगे, ये जितनी भी घटनाएं हैं ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन साइंस के साथ कनेक्ट होने के लिए जरूरी है कि आप हिस्ट्री को जाने, आप उस चीज को जाने कि साइंटिस्ट ने कोशिश क्या क्या किया था, उसने कैसे प्रयास किया, उसने दुनिया को बेहतर करने के लिए क्या क्या काम किया। तो उसी चीज को आप स्लाइड पर देख रहे हैं। यहां पर देखें, यहां पर हुआ क्या, यहां इस स्लाइड में मैं आपको जो दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें ओवरऑल घटनाएं वही हो रही हैं। आप देखें, जिंक की रॉड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर की ओर हो रहा है और इस पूरी घटना को जो हम देख पा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की ओर, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट का फ्लो होता है, इसलिए कॉपर से जिंक की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो यहां पर मैंने आपको बताया है ना, एक बार फिर से इस चीज को ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहां पर जो भी घटनाएं हो रही हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर की ओर होगा तो आप जानते हैं करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब यहां पर बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में क्वेश्चन में आ सकती हैं। ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, पहली चीज, ये सॉल्ट ब्रिज क्या है और इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसको क्यों शामिल करना पड़ा। तो ये रातों रात इसके बारे में नहीं पता चला। जब आप देखेंगे तो ये घटनाएं बहुत लंबे समय में धीरे धीरे मॉडिफाई होती गई और ये समय के साथ बदलते हुए आज आपको पता है ना, आपने बहुत सारे बैटरीज बना लिए, आपने बहुत सारे अलग अलग किस्म के डिवाइसेस बना लिए, आपने बहुत छोटे से स्पेस में बहुत ज्यादा एनर्जी को जनरेट करने की कोशिशें आपने सफलतापूर्वक उसमें उसको डेवलप भी कर लिया है। इस तरीके की चीजें इसलिए हो सकी क्योंकि जो शुरुआती मॉडल था उसमें हम लोगों ने चेंजेस लाने शुरू किए। तो देखते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फंक्शन करता है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फंक्शन करने की क्या प्रोसेस हो सकती है, इस चीज के लिए हमें जानना होगा कि पूरी की पूरी प्रोसेस में हमने किया क्या। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फंक्शन को बनाते समय हमने दो बातों का ध्यान रखा, जिंक और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के बारे में देखा। यहां पर जिंक की रॉड जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डाली जाएगी और कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखा जाएगा। यह बड़ी कोशिश हमें सबसे पहली प्रिकॉशन के रूप में यहां पर लेना होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट की लेनी होगी, जिसमें आइडियली 1 मोलर उसका कंसंट्रेशन लेना होगा। दो अलग अलग बीकर में उसे रखने होंगे और उसके बाद जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में और कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखना होगा। इस तरीके के मेटेलिक रॉड्स को आप जानते हैं, पहले से ही पढ़ते आए हैं, इन्हें इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। अब हम इनके बीच में कनेक्शन तैयार करने की कोशिश करेंगे कॉपर वायर और जिंक के बीच में वोल्टामीटर के द्वारा, और इस तरीके से जो बनने वाली डिवाइस होगी उसमें सॉल्ट ब्रिज का रोल देखेंगे। सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल होगा इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पूरी की पूरी जो प्रोसेस हुई, जितना हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें यही किया ना, दो अलग अलग बीकर लिए ताकि हम जो हीट एनर्जी है, जो जनरेट होने वाली हीट एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। दो बीकर लिए, दो रॉड डाले, दो अलग अलग सोल्यूशन लिए, दोनों को कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज की मदद लिया, करंट
करंट कितना फ्लो हो रहा है इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के लिए या तो वोल्टामीटर या फिर अमीटर का वहां पर रोल देखा गया। तो इस तरीके से हम स्लाइड पर जितनी भी बातों को देख सके हैं उसको रियलिस्टिक इमेज के रूप में भी समझ सकते हैं। इस इमेज को देखें तो यहां पर देखा जा सकता है ये पूरी की पूरी डिवाइस कैसे काम करती है। इसमें देखें जिंक की एनोड कहां पर है, इसी तरीके से कॉपर का कैथोड कहां पर है इसको भी देखा जा सकता है। इसके बीच में इंटर कनेक्शन के लिए सॉल्ट ब्रिज के रोल को देखा जा सकता है। कौन सी प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड होगी, कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी, इस चीज को भी यहां पर ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसमें जिंक की रॉड नेगेटिवली चार्ज्ड होगी, कॉपर की रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी। ऐसा क्यों, इस चीज को मैं अभी जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। वैसे भी आप जानते हैं जिंक पर इलेक्ट्रॉन्स छोड़ करके अपने सोल्यूशन में, आप जानते ना जिंक ने क्या किया, जिंक एटम ने अपने सोल्यूशन में जिंक आयन के रूप में गए और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स थे उसको प्लेट पर ही छोड़ दिया, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज्ड रहा। इससे अपोजिट घटना यहां पर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में देखने को मिलती है। यहां पर यह ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉपर आयंस हैं जो सोल्यूशन में है वो सोल्यूशन से निकल करके अपने प्लेट पर जाकर के डिपॉजिट होने की कोशिश करते हैं। इस बात को कहने का मतलब क्या है, इस चीज को देखने के लिए एक बार फिर से हम यहां पर इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। जो ऑब्जर्वेशन यहां पर देख रहे हैं उसके लिए एक बार फिर से इमेज ड्रॉ करने की जब हम कोशिश करेंगे तो ये सारी चीजें सिंप्लीफाइड वे में समझी जा सकेंगी। बीकर में देखते हैं जिंक की रॉड को डिसॉल्व करते हैं, कॉपर की रॉड को डिसॉल्व करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। यहां पर जिंक की रॉड हमने ले लिया, जिंक की रॉड धीरे धीरे क्या होने लगा, अभी भी ये डिसॉल्व होना शुरू हो गए। जैसे पहले हो रहे थे वैसे ही ये जिंक की रॉड डिसॉल्व हो रही थी और ये अपने सॉल्यूशन में जा रही थी। जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन में जिंक आयंस लगातार ऐड ऑन होते रह रहे थे। तो इस पूरी घटना में हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जिंक की रॉड डिसॉल्व हो रही है और जिंक आयन यहां पर ऐड ऑन हो रहे हैं। यहां पर भी वही घटना हो रही है जो सबसे शुरुआती घटना वोल्टा और गैल्वेनी ने देखा था, वैसे ही घटना यहां पर भी हो रही है। जिंक के जो एटम्स हैं वो एटम्स आयंस के रूप में सॉल्यूशन में जा रहे हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये रॉड पर ही छोड़ते जा रहे हैं। इस तरीके से रॉड नेगेटिवली चार्ज्ड होती जा रही है। आप समझ सकते हैं ना, इस स्लाइड में जो जिंक की रॉड को नेगेटिवली चार्ज दर्शाया गया है, आप देख रहे हैं जिंक की रॉड को जो नेगेटिवली चार्ज दर्शाने की कोशिश की गई है वो इसी वजह से है। इतना ही नहीं, इसके अपोजिट एक घटना जो हम यहां पर कॉपर के रॉड पर देखते हुए यहां पर देख पाएंगे वो ये मिला कि यहां पर कॉपर की जो रॉड है वो धीरे धीरे थिक होती जा रही है। इस ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, इस चीज के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। जो पिछला ऑब्जर्वेशन था उसी को थोड़ा सा हमें बेहतर तरीके से यहां पर सोचने की जरूरत है। एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर जब आपने जिंक के रॉड के लेवल पर जो प्रीवियस घटना देखी थी वही घटना यहां पर हुई, तो वैसे ही कॉपर की रॉड पर जो घटना होती है वो प्रीवियस इवेंट्स के जैसी ही होती है। होता क्या है, सोल्यूशन में कॉपर आयंस होते हैं। आपने क्या क्या डाल रखा है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले रखा है। आप जो कॉपर आयन इस सोल्यूशन में एडेड हैं वो कॉपर आयन इस सोल्यूशन से जाते हैं, रॉड पर एक्यूमुलेट होते हैं और इस घटना के दौरान वो कर क्या रहे हैं, उनका अपना बेसिक जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो रॉड के कॉपर आयंस हैं, सॉरी कॉपर आयन जो सोल्यूशन के हैं वो रॉड पर जाते हैं, रॉड के जो न्यूट्रल एटम होते हैं उनको कैटायन में बदलते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन छीनते हैं और खुद में वो बदल जाते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन्स को छीनने से यहां पर देखिए, यहां पर जो उनसे इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने छीना है उस इलेक्ट्रॉन्स की मदद से खुद को न्यूट्रल हो जाते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल इवेंट यहां पर होती है कि जो यहां पर कॉपर के एटम रॉड पर हैं, इस रॉड पर जितने भी कॉपर के एटम हैं उनको आयोनाइज जबरदस्ती किया जाता है। उनके पहले इलेक्ट्रॉन छीने जाते हैं। कौन छीनता है उनके इलेक्ट्रॉन? उनके इलेक्ट्रॉन को छीनता है सॉल्यूशन का ये कॉपर आयन। ये कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को छीन करके क्या कर रहा है, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो सॉल्यूशन का कॉपर आयन है वो खुद को कन्वर्ट कर रहा है कॉपर एटम के रूप में और वही कॉपर एटम आपको यहां पर डिपॉजिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये इवेंट आपने देखा। अब इस दौरान आप यह भी देख सकते हैं कि यहां पर कॉपर
के जो एटम था, जो कॉपर के यहाँ पर एटम थे जो रॉड पर अवेलेबल थे, वो जबरदस्ती जब उनसे इलेक्ट्रॉन खींचा गया तो अपने आप को वो कैटायन के रूप में बदल जाते हैं और इसी वजह से रॉड के ऊपर आप देखेंगे पॉजिटिव चार्जेस आपको मिलने लगेंगे। तो यही वजह है, आप स्लाइड पर देखेंगे कॉपर की रॉड यहां पर पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती है। कॉपर की रॉड क्या हो गई? पॉजिटिवली चार्ज्ड। जिंक की रॉड क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज्ड। ये इवेंट जो आप होते हुए देख रहे हैं उसी चीज को यहां पर हम जस्टिफाई कर सकते हैं। एक बार फिर से देखें प्लीज, यहां पर समझने की कोशिश करें। ये घटना जो हुई है जिसमें रॉड पर, जिंक के रॉड पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, यहां देखिए जिंक की रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं, जबकि आप देख रहे हैं कॉपर की रॉड्स पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। इस पर पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। इतना ही नहीं, ये रॉड मोटी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन से कॉपर आयंस, कॉपर एटम के रूप में इसकी रॉड पर डिपॉजिट होते हुए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। जबकि इसके अपोजिट यहां पर जो घटना आप देख रहे हैं वो जिंक की रॉड पर आप कुछ ऐसे देख रहे हैं कि जिंक के आयंस सॉल्यूशन में लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि यहां पर आप देख रहे हैं कॉपर के आयन सॉल्यूशन में लगातार घटते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से दो अपोजिट घटनाएं आप देख रहे हैं इस इवेंट के दौरान। लेकिन हमें यह नहीं समझना था, हमें समझना था इससे हुआ क्या। इससे हुआ ये कि एक जगह इलेक्ट्रॉन्स का लेवल ज्यादा होने लगा, एक जगह इलेक्ट्रॉन्स का लेवल बढ़ने लगा, दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन्स का लेवल कम होने लगा। इससे हुआ क्या? अब इलेक्ट्रॉन्स जिंक की रॉड से कॉपर की रॉड की ओर फ्लो करना शुरू कर देगी और इसी वजह से आप यहां पर देखेंगे चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, इसलिए अगर इनको इंटरकनेक्ट कर दिया जाए तो आप देख सकेंगे यहां पर अगर इनके बीच में इंटरकनेक्शन जोड़ दिया जाए तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आगे की ओर बढ़ जाएगा और इसी के अपोजिट आपको करंट का फ्लो यहां कॉपर की रॉड से जिंक की रॉड की ओर होता हुआ दिख जाएगा। इसको देखने के लिए हम कर क्या सकते हैं? चाहे तो हम यहां डिवाइस लगा दें, डिवाइस में डिफ्लेक्शन होंगे। डिवाइस कौन कौन से लगाए जा सकते हैं? या तो अमीटर लगा दीजिए या फिर वोल्टामीटर लगा दीजिए। आप जो डिवाइस लगाना चाहें उस डिवाइस की मदद से ये देख सकेंगे कि यहां पर करंट का फ्लो हो रहा है और एक पोटेंशियल डिफरेंसेस डेवलप हुए हैं। इस तरीके का आप स्लाइड पर भी देख रहे हैं, यहां पर जिंक और कॉपर के बीच में होने वाले इन इवेंट्स के बीच में आप देख पा रहे हैं। चलते हैं इस पूरे इवेंट को आगे की ओर समझने की कोशिश करेंगे। तो इस इवेंट का क्या इंपॉर्टेंस रहा है और प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या रहा उसके बारे में हम समझ पाएंगे। इस रियलिस्टिक इमेज को दिखाने का मकसद यही था कि हम कनेक्ट हो सके बैटरी के उस इनिशियल मॉडल से जिसको गैल्वेनी और वोल्टा ने किया था। अब यहां पर मैंने आपको बार बार बोला कि यहां पर जिंक की रॉड पर आप देख पा रहे हैं ना, जिंक की रॉड पर क्या हुआ? नेगेटिव चार्जेस आपको मिल रहे हैं। कॉपर की रॉड पर क्या मिल रहा है? पॉजिटिव चार्जेस मिल रहे हैं। और एक चीज याद रखिएगा, इस पूरी की पूरी घटना के दौरान आप अगर रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट लेंगे तो आपने क्या होते हुए देखा, इस चीज को समराइज करेंगे तो आपने यही देखा ना, यहां पर ये जो घटना हुई है आप प्लीज देखें, यहां पर जो घटना हुई है इसको अगर आप समराइज करें कि क्वेश्चन के रूप में, तो घटना तो यही हुई ना कि जिंक का एटम जो रॉड पर अवेलेबल है वो अपने आप को आयनाइज कर रहा है। किसके रूप में? जिंक आयंस के रूप में, और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है। ये इवेंट आपने होते हुए देखा। पहला इवेंट तो यही हुआ और इस दौरान ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की घटना आप 11th में पढ़ चुके हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके अपोजिट आप कॉपर की रॉड पर क्या होते हुए देख रहे हैं? यहाँ कॉपर की रॉड पर आपने जो इवेंट होते हुए देखा, यहाँ का जो इवेंट है उसको एक बार समराइज करते हुए यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कॉपर आयंस जो सॉल्यूशन के जो कॉपर आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को, अपने प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती खींचते हैं, खुद न्यूट्रल एटम में बदलते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं या यूं कह लें प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। कहां पर? रॉड्स पर। और इसी वजह से रॉड की थिकनेस यहां पर बढ़ती जाती है। आप यह भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस की घटना है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से रिडक्शन कहां पर हुआ? अगर रिडॉक्स के इक्वेशन के हिसाब से देखें तो जिंक के रॉड पर ऑक्सीडेशन की घटना हुई और कॉपर के रॉड पर रिडक्शन की घटना हुई। इस पूरी की पूरी प्रोसेस में एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बेसिक फैक्ट कहा जाता है। बेसिक फैक्ट यह है कि जहां जिस प्लेट पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहा जाता है। ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बेसिक प्रिंसिपल है।
जो कोई भी रॉड जहां ऑक्सीडेशन होगा, जिस किसी भी रॉड पर, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, बात समझें मैंने आपसे क्या कहा था, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें दो तरीके के सेल्स के बारे में पढ़ना है। दोनों के बीच में जस्ट अपोजिट घटनाएं होती हैं। एक जगह एनर्जी जनरेट की जाती है, दूसरी जगह एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। एक जगह कैथोड पॉजिटिव चार्ज का होगा, दूसरी जगह कैथोड नेगेटिव चार्ज का होगा। आप देखेंगे यहां पर जो आप देख रहे हैं, प्लीज आप स्लाइड की ओर देखें, तो यहां पर जो आप पॉजिटिव प्लेट देख रहे हैं, यहां पर जो आप पॉजिटिव प्लेट देख रहे हैं वो कॉपर की लेवल पर आप देख रहे हैं। पॉजिटिव प्लेट यहां पर जो है वो कैथोड की प्लेट यहां पॉजिटिव चार्ज ले रही है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में जब आप स्टडी करेंगे, किसके बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में स्टडी जब आप करेंगे, तो वहां पर कॉपर की रॉड नहीं, कैथोड का जो रिएक्शन होगा वो नेगेटिव प्लेट पर होगा। मेरी बात समझें, यहां पर जिसे हम कैथोड कह रहे हैं, आप स्लाइड पर देखें, यहां पर जिसे हम कैथोड कह रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज कैथोड की प्लेट पर है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के भीतर ये हमने दिखाया है। अगर यही बात इलेक्ट्रोलिटिक सेल के भीतर अगर हम दिखाते तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के भीतर नेगेटिव चार्ज वहां पर डेवलप होता है। मतलब ये, इस चीज को मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, आप इस चीज को चलिए एक बार समराइज करके देख ही लेते हैं, वरना आपके दिमाग में कंफ्यूजन लगातार बना रहेगा। ध्यान से समझिएगा, यहां पर कैथोड की जो प्लेट है, कैथोड की प्लेट को आपने कौन सा चार्ज दिया है, कैथोड की प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आपने दर्शाया है, और यह घटना आपने दिखाने की कोशिश की है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के भीतर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव चार्ज किस पर होगा, कैथोड की प्लेट पर। वहीं नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वहां यहां पर एनोड के प्लेट पर होते हैं। तो एनोड की प्लेट पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। रट लीजिए इस बात को, यह घटना हुई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के भीतर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं यही घटना इलेक्ट्रोलिटिक सेल को ध्यान में रखते हुए, तो अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड पर, वहां कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होते हैं और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जस्ट अपोजिट इवेंट होते हुए आप वहां पर पाएंगे। लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेगा जो अभी मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगा। आपको पूरे के पूरे इस चैप्टर में याद रखना है। आप देख रहे हैं दोनों पर अपोजिट घटनाएं होते हुए, लेकिन इसके बावजूद आपको ध्यान में रखना है कि चाहे कैथोड यहां पॉजिटिव है चाहे कैथोड यहां नेगेटिव है, लेकिन दोनों ही जगहों पर रिडक्शन की घटनाएं होती हैं। इस बात को समझे रहिएगा, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसा अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना ही है। इसी तरीके से आप यहां पर देख रहे हैं कि जो एनोड जो यहां नेगेटिवली चार्ज्ड है, चाहे जो एनोड यहां पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दोनों ही लेवल पर ऑक्सीडेशन की घटनाएं होती हैं। तो ध्यान रखना है कि भले ही यहां नेगेटिव चार्ज है, चाहे भले ही यहां पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन दोनों ही प्लेट्स पर ऑक्सीडेशन की घटनाएं होती हैं। यानी एक जनरल टर्म ये हो सकता है कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड की प्लेट पर होता है। ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पर होता है, ऑक्सीडेशन की जो घटनाएं होती हैं वो हमेशा एनोड की प्लेट पर होती हैं। ये एक बेसिक फैक्ट्स हैं जिसको आपको पूरी की पूरी इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में याद रखना है। इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि कैथोड की प्लेट पर रिडक्शन की घटना होती है। चार्जेस चाहे जो भी डेवलप हों, चार्जेस से कोई मतलब नहीं है, बेसिक जो इवेंट्स होते हैं दोनों ही जगहों पर एक ही होते हैं। इस चीज को आप देखें, इस चीज को मैंने यहां पर दर्शाने की कोशिश की है अपनी बुक्स में। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, वो रिडक्शन की घटना होती है। यहां पर भी होगा, आगे जब इस चैप्टर के हाफ में चलेंगे वहां पर भी यही घटना होगी। एनोड इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, वहां पर चाहे यहां पर, दोनों ही जगहों पर, यहां पर एनोड इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है, वहां पर एनोड के पर अपोजिट घटनाएं होंगी, लेकिन घटनाएं दोनों ही जगहों पर बेसिक लेवल पर एक ही होंगी। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इस चीज को मैंने आपको लिख करके दिखाया है, इस चीज को याद रखिएगा, वरना कई बार एग्जाम्स में ये गलतियां हो जाती हैं। मैंने आपको लिख करके दिखाया है, इस चीज को याद रखिएगा, वरना कई बार एग्जाम्स में ये गलतियां हो जाती हैं जो बहुत बेसिक फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं होने की वजह से होती है। तो एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। इस चीज को हमें समझना होगा। और इस पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन के दौरान जो घटनाएं हुई हैं उसको एक बार समराइज करने की कोशिश करेंगे तो हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि दो अलग अलग सेल्स में दो अलग अलग घटनाएं हुई। एक जगह ऑक्सीडेशन की घटना हुई, दूसरी जगह रिडक्शन की घटना हुई। अभी हम अगले लेक्चर में जब चलेंगे तो इस ऑब्जर्वेशन को एक बार फिर से समराइज करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे एक
ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल होता है। दोनों कैसे फंक्शन करते हैं और दोनों में सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है, सॉल्ट ब्रिज क्यों आगे चल करके जोड़ा गया, सॉल्ट ब्रिज जोड़ने की वजह से बैटरी की एफिशिएंसी कैसे बढ़ गई, उन सारी चीजों के बारे में हम अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे।